नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। 50 लाख रेहड़ी पटरी व्यापारियों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा। 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा। 3 करोड़ छोटे किसानों के 4 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण के ब्याज के भुगतान में 31 मई तक की मोहलत। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को 15 दिन से भी कम समय में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया। और कोविड-19 के मरीजों के दुगना होने की अवधि बढ़कर लगभग 14 दिन हुए। समाचार संध्या में अपने सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस पैकेज की घोषणा की थी और देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान करते हुए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। आर्थिक पैकेज का जिक्र करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से तत्काल उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में 31 मई तक की मोहलत दी गई है। जो हमने अब तक कदम उठाए वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है। 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। ब्याज पर सहायता दी है। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे रेहड़ी पटरी वाले 50 लाख व्यापारियों को 10-10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है। 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। जनजातीय लोगों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण परियोजनाओं में रोजगार देने की 6,000 करोड़ रुपए की योजना पहले से ही चल रही है। रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हों तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं। अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहां पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आपात कार्यशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा सरकार लेकर आई है और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनके माध्यम से
राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। प्रवासी मजदूर जो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना। वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे। इस योजना से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की है। कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाए, या राज्य की सरकारों को उनकी एजेंसियों को हम लोग लाभ देंगे ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे रोजगार के साथ साथ इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी। आवास क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग के लिए वित्त मंत्री ने राहत योजना की घोषणा की है। 6 से 18 लाख रुपए तक की कीमत वाले मध्यम आय वर्ग के आवासों की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसे अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश में इस्पात और सीमेंट जैसी भवन निर्माण सामग्री बनाने वाले उद्योगों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी दी गई है जिससे किसान 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2.5 करोड़ किसानों को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की भी घोषणा की। 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ग्रामीण भारत के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को एक ऐसा उपाय बताया है जिसका लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की भी सराहना की और अगले 2 महीनों में गैर पीडीएस कार्ड धारक प्रवासियों को मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था के लिए सरकार की सराहना की। पोर्टेबिलिटी ऑफ द कार्ड इन वन नेशन वन कार्ड which will also be digitized, is I think a very big forward to help the migrant workers secure the basic minimum subsistence rations, which were not available to them so far. And given that within 3 months all the entire country will be covered, this is a big structural measure that will change the situation and make everybody a part of the national food security. So I think that's a very big one. कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत करीब 9.25 करोड़ किसान परिवारों को 18,517 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 2020-21 के रबी मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास 277 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं पहुंचा, जिसमें से 269 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई। 11 राज्यों में रबी की दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए 3,208 केंद्र खोले गए हैं। पूर्णबंदी में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान भी की जा रही है। एक लाभार्थी राकेश रैना ने बताया कि उन्होंने सरकार द्वारा वित्तीय मदद मिलने से बहुत राहत मिली है।
मेरा नाम राकेश रैना, पंचायत सरानू, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। जो किसानों के लिए जो राशि 2000 रुपया जो किया है, ये हमारे लिए आज की डेट में एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि जब पूरे तरीके से जो गांव के अंदर जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं था, एक तो लॉकडाउन की वजह से उनको जो मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे वो सब बंद हो गया। फसलें कट गई हैं, ट्रैक्टर लगवाने हैं, पैसे की मैनेजमेंट नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही जितने लोगों के नाम जो ऑनलाइन थे, जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे, सबके अकाउंट में 2-2 हजार रुपया आ गया है। रेल विभाग ने 15 दिन से भी कम समय में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 10 लाख से भी ज्यादा यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए कुल 800 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। राज्यों के बीच यात्रियों को लेकर सहमति के बाद ही ये व्यवस्था की गई। बिहार में देश के विभिन्न राज्यों से 2,47,000 प्रवासी मजदूर राज्य में वापस आ गए हैं। आज 50,000 से अधिक मजदूर राज्य में पहुंचे। एक रिपोर्ट। 2,25,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को 4,671 क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। राज्य सरकार कामगारों का कौशल सर्वेक्षण करवा रही है ताकि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। मनरेगा के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले सभी मजदूरों का जॉब कार्ड बनवाया जा रहा है। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 970 हो गई है। 411 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 552 का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। रेल मंत्रालय ने कहा है कि नियमित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगे। इन गाड़ियों में 30 जून तक आरक्षित सभी टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को वापस कर दी जाएगी। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री गाड़ियां जारी रहेंगी। रेल मंत्रालय ने 22 मई से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी करने का फैसला किया है। ये टिकटें मौजूदा विशेष यात्री रेलगाड़ियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली रेलगाड़ियों के लिए जारी की जाएंगे। ये टिकट 15 मई से लागू हो रहे नए नियमों के अनुसार दिए जाएंगे, जिन पर 22 मई से यात्रा की जा सकेगी। आरक्षण की अधिकतम अवधि 7 दिन रखी गई है। बुकिंग 15 मई से शुरू होगी और इन रेलगाड़ियों के लिए आरएसी टिकट जारी नहीं होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। 50 लाख रेहड़ी पटरी व्यापारियों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा। 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा। 3 करोड़ छोटे किसानों के 4 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण के ब्याज भुगतान में 31 मई तक मोहलत दी गई। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को 15 दिन से भी कम समय में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया। और कोविड-19 के मरीजों के दुगना होने की अवधि बढ़कर लगभग 14 दिन हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले 3 दिन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले दोगुना होने की दर बढ़कर 13.9 दिन हो गई है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन में संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11.1 है। उन्होंने कहा कि अभी तक 26,235 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 32.83% से सुधरकर 33.6% हो गई है। बीमारी से मृत्यु दर 3.2% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संक्रमित होने का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इनमें गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दादर और नगर हवेली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और पुदुचेरी शामिल हैं। इसके अलावा दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप में कोरोना से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 1 लाख जांच कराने की क्षमता विकसित की है। उन्होंने कहा कि देश भर में 500 से ज्यादा प्रयोगशालाओं में लगभग 20 लाख कोविड-19 जांच की जा चुकी है। इन प्रयोगशालाओं में 359 सरकारी और 145 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इस बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज देश को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोबास नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की। ये पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने जांच के लिए खरीदा है और इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वाली ये परिष्कृत मशीन जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। उन्होंने कहा, नई मशीन से हमारी परीक्षण क्षमता बढ़ेगी और जांच लंबित नहीं रहेगी। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि उनका मंत्रालय और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मिलकर कोविड से संबंधित 4 दवाइयों पर काम कर रहे हैं और इनका परीक्षण 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कोरोना संक्रमण से निपटने का रास्ता दिखाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड-19 का प्रभावी उपचार खोजने में मदद करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए परीक्षणों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने बताया कि आईसीएमआर का राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान भारत में इन परीक्षणों के लिए समन्वय का काम कर रहा है। एक रिपोर्ट। इस परीक्षण का उद्देश्य यह जानना है कि क्या कोई भी दवा रोग की प्रगति को धीमा करने और जीवित रहने की दर में सुधार कर पाने में सक्षम है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर हैंक बेकेडम ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस परीक्षण का संचालन करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान कर रहा है, क्योंकि भारत अनुसंधान के साथ साथ विनिर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शीला ने कहा है कि इस संबंध में आवश्यक विनियामक और नैतिक अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और 9 क्लिनिकल परीक्षण स्थलों ने रोगियों को परीक्षण में शामिल करना शुरू भी कर दिया है। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 12 देशों से भारतीय नागरिकों को लेकर कुल 56 उड़ानें स्वदेश आई हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इसके अलावा आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर के जरिए मालदीव से 904 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे हैं। कुछ अन्य लोग विभिन्न देशों से आई उड़ानों में आए हैं। इससे कुछ दिनों में 12,000 से अधिक भारतीय नागरिक सकुशल स्वदेश लौटे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। दुबई से आज भुवनेश्वर और दिल्ली की 2 उड़ान और जिद्दा से कोची की 1 उड़ान में लगभग 550 लोगों की स्वदेश वापसी हुई और इसी के साथ वंदे भारत मिशन के पहले चरण का समापन हुआ। दूसरा चरण 16 से 22 मई के बीच शुरू होगा। पहले चरण में खाड़ी से 29 स्पेशल विमानों पर लगभग 5,000 लोग भारत वापस गए। व्यथित श्रमिक वर्ग, मेडिकल इमरजेंसी केसेस, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को वापस भेजने में प्राथमिकता दी गई। कोरोना महामारी की वजह से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का ये मिशन भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और जटिल अभ्यास है। इसमें भारतीय सरकार, विदेशों की सरकार, हवाई अड्डों के अधिकारियों, मेडिकल वर्कर्स, इंडियन एयरलाइंस और भारतीय प्रवासी कम्युनिटी के समन्वय और योगदान की अहम भूमिका है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 10,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा तक बसों के माध्यम से पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट। रोजाना 642 बसों के माध्यम से कामगारों को उनके गृह राज्य की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं कल से 375 और बसों को भी इस काम में लगाया गया है। इस बीच महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले मजदूरों के लिए सेंधवा सीमा पर भोजन और ठहरने का प्रावधान किया गया है। यहाँ उनकी चिकित्सा जांच भी की जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि ये व्यवस्था युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा लगातार इन कार्यों की निगरानी भी की जाती है। इसी तरह की व्यवस्था देवास सीमा पर भी की गई है। इसके अलावा हर दिन विभिन्न राज्यों के लगभग 7,000 मजदूर पैदल चलकर मध्य प्रदेश की सीमाओं में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती जिलों बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर, आगर, नीमच, सागर, छतरपुर, सिवनी और बालाघाट में इन मजदूरों के लिए भोजन और वाहनों की व्यवस्था की गई है। इस बीच राज्य में भी अब तक 2,68,000 से ज्यादा मजदूर लौट आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड-19 महामारी के दौरान 2 महीने बाद आज सुबह पहली रेलगाड़ी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके सामान को सैनिटाइज किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लॉकडाउन लागू होने के करीब 2 महीने बाद आज सुबह पहली ट्रेन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्थानक पर पहुंची। ट्रेन से उतरते ही सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके सामान को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद बृहन मुंबई नगर निगम और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सभी यात्रियों के हाथों पर होम क्वारंटाइन की मोहर लगा दी गई और उन्हें 20 मई तक अपने घरों से बाहर न निकलने का निर्देश दिया गया। नई दिल्ली से आए इन यात्रियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा 1600 श्रमिक आज पनवेल से झारखंड के लिए रवाना हुए। वहीं लंदन से लौट रहे 317 भारतीय आज रात करीब 3 बजे मुंबई विमानतल पर लैंड करेंगे। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर मंडल के आयुक्त से कल रात मुजफ्फरनगर जिले में एक ट्रक से प्रवासी मजदूरों को कुचलने की घटना की जांच करने को कहा है। इस घटना में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। राज्य सरकार ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मजदूर के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। हादसे में शामिल वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर के निकट दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 6 प्रवासी मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मजदूर पंजाब से पैदल बिहार जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के गुना में एक सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के 8 प्रवासी मजदूरों के मारे जाने पर भी शोक व्यक्त किया है। ये महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। उधर पंजाब में आज एक सड़क दुर्घटना में बस ड्राइवर और कंडक्टर सहित लद्दाख के 18 छात्र घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली में फंसे छात्रों को लेकर तेज गति से लद्दाख जा रही एक बस पठानकोट जिले में दामतल के नजदीक बिजली ट्रांसफार्मर से टकरा गई। दिल्ली के लोगों ने लॉकडाउन 4 में दी जाने वाली ढील को लेकर 5 लाख से अधिक सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता ने सुझाव दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराते हुए ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी को खोल देना चाहिए। वहीं स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं गर्मी की छुट्टियों तक बंद रखने चाहिए। इसके अलावा लोगों ने सुझाव दिया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की है। 12 सदस्यों की इस समिति का अध्यक्ष स्कूली शिक्षा विभाग के आयुक्त को बनाया गया है और इससे टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाने को कहा गया है। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या 9,674 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोग पूर्णबंदी को लागू करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। करगिल जिले में धार्मिक संगठनों ने स्थानीय केबल चैनल, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर रमजान के वार्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। रमजान के पवित्र महीने में धार्मिक संगठनों ने इन वैकल्पिक माध्यमों से शब-ए कद्र का पैगाम देने और हजरत अली की पुण्यतिथि के कार्यक्रम और अमल करने के लिए शुरू किए हैं। धार्मिक गुरु रमजान के पवित्र महीने में लोगों से उचित सुरक्षित दूरी बनाए रखने और इबादत के लिए एक जगह एकत्र न होने की अपील कर रहे हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग कल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई कर देगा। उन्होंने केंद्रीय सूचना आयुक्त विमल जुल्का से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने घर से आरटीआई आवेदन कर सकते हैं और उन्हें आयोग से अपील करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे घर से ही न्याय की एक नई संस्कृति शुरू होगी।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी कार्यालय अवधि में अलग अलग समय पर कार्य कर सकेंगे। सरकार पात्र अधिकारियों के लिए साल में 15 दिन घर से काम करने के विकल्प को अपनाने के बारे में विचार कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया 50 दिन में पूरी कर ली जाएगी। आज अध्यापकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीएसई की लंबित 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच करा ली जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि इन परीक्षाओं का मूल्यांकन जल्द से जल्द किया जाएगा और परिणाम भी शीघ्र घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च का अपना वेतन पीएम केयर्स निधि में दान करने के बाद अब पूरे साल के वेतन का 30% इस निधि में देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन कोविड-19 राहत उपायों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत आंदोलन में अपना योगदान करेगा। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कोरोना वायरस है ना, ये मुझे मेरी मम्मी की याद दिलाता है। मम्मी हमेशा कहती थी कभी कभी घर पे बैठा करो हमारे साथ। आज पूरा देश घर पे बैठा है। मम्मी कहा करती थी कि छींकते वक्त मुंह बंद कर लिया करो, खास तौर पर अगर आसपास में लोग हो। आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प यू। प्लीज लेट देम हेल्प यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ, प्ले योर पार्ट। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रकट की जाती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत के दौरान कहा कि देश में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है। ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी कि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोने के मानक का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में 2.5% से अधिक की गिरावट देखी गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 886 अंक की गिरावट के साथ 31,123 पर पहुंच गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 241 अंक गिरकर 9,143 पर आ गया। सरकार ने आज अप्रैल के लिए थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए आंशिक आंकड़े जारी किए। उनका कहना था कि कोविड-19 फैलने के कारण बाजार में कारोबार सीमित रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दौरान प्राथमिक वस्तुओं में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति नकारात्मक 0 से 0.79% नीचे रही। मार्च में मुद्रास्फीति 3.72% दर्ज थी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवार आज राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। श्री ठाकरे पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उनके लिए 27 मई 2020 तक विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। सभी नवनिर्वाचित 9 उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। 50 लाख रेहड़ी पटरी व्यापारियों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा।
2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा। 3 करोड़ छोटे किसानों की 4 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण के ब्याज भुगतान में 31 मई तक की मोहलत दी गई। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को 15 दिन से भी कम समय में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया और कोविड-19 के मरीजों के दुगना होने की अवधि बढ़कर लगभग 14 दिन हुए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।